बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रेकफास्ट विद सजाद बिन में मैं हूँ आपके साथ अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसा वीकेंड गुजरा? वीकेंड अच्छा गुजरा। बारिशों ने थोड़ा सा तंग किया। बारिश भी तंग भी किया, अच्छा भी लगता मौसम, बहुत अच्छा। लेकिन मीर साहब अगर ओवरऑल देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। हाँ, परेशान होते हैं। और वैसे जितनी निशेबी इलाकों में पानी था, हमारे शहर की बड़ी बड़ी सड़कों पे तो पानी निस्बतन कम था, जहाँ पिछले सालों में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन कहाँ निकासी का इंतज़ाम हो सकता था, वो इंतज़ाम नहीं था। बिल्कुल ऐसा तक होना चाहिए। प्रोग्राम की पहले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे और सबसे पहले पहला सेगमेंट शामिल करेंगे हेडलाइंस। जी मीर साहब, आज कौन कौन सी खबरें? पहली तो कराची की सूरत हाल है जी, क्या होना है क्या नहीं होना। फारूक सत्तार कहते हैं कि डू मोर का मुतालबा बंद किया जाए। कुछ लफ्ज़ उन्होंने नए इस्तेमाल किए हैं जो पहले इस्तेमाल होते रहे थे नए कॉन्टेक्स्ट में, कि हमें अब जो डू मोर की बात की जा रही है ये बंद की जाए। ये हम और ना हम इधर से डिक्टेशन लेंगे ना उधर से डिक्टेशन लेंगे, तो ना कि उधर तुम इधर हम वाला मात। तो पुराने लफ्ज़ों को उन्होंने नए कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया और कहा कि भाई हम कर रहे हैं। अच्छा, इसरार इस बात पर हो रहा है कि वो ऐलान करें कि उनका अल्ताफ़ हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ऐलान करें कि वो काफिर है, गद्दार है, जो कुछ भी कराना चाहते हैं, दहशतगर्द है, रा का एजेंट है। अच्छा, वो अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि उनका कोई राब्ता, वो कहते हैं मेरा राब्ता ही कोई नहीं है, व्हाट्सएप से हमने निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, हमने कतई ताल्लुक़ कर लिया। और अब तो वो कह रहे हैं कि हम आइन में तरमीम कर रहे हैं। उनके आइन में ये बात लिखी है कि लंदन और कराची की राब्ता कमेटी मुश्तरका फ़ैसला करेगी और उसकी तौसीक उनके जो सरबराह अल्ताफ़ हुसैन करेंगे। अब दस्तूर से कानूनी माहिरीन मशवरे करके अल्ताफ़ हुसैन के नाम को खारिज कर रहे हैं कि जो फैसले हैं वो यहाँ की राब्ता कमेटी करेगी और इसकी वो इतला इलेक्शन कमीशन को देंगे। यानी इलेक्शन कमीशन में आइन में जब तरमीम हो जाएगी तो कोई बाद में दावा नहीं कर सकेगा कि अल्ताफ़ हुसैन इसके सरबराह या उनकी एक तरह की मंजूरी ज़रूरी है। वो अपनी MKM अलग ऐलान कर दें तो वो दूसरी बात है, वो रजिस्टर्ड नहीं होगी पाकिस्तान में। जिस तरह जब पीपल्स पार्टी पर पाबंदी थी तो PPP 4P वाली P यानी PPP पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी, मखदूम अमीन उनके साथ, आज भी वही रजिस्टर्ड है। यानी कि इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर है। तो इस तरह जो रजिस्टर्ड जमात है वो वही है। उसके सरबराह के आगे लिखा हुआ है कि फारूक सत्तार हैं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन या दूसरे जो कन्वीनर लंदन में बैठे हुए हैं वो तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, और साथ लिखा हुआ डिप्टी कमीनर है, वही इसके सरबराह होंगे। तो ऐसी सूरत में अब वो आइन में भी तरमीम कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि हमें आप स्पेस दें, ये ना हो कि हम अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ शुरू हो जाएं और लोग हमें मारने लगे और लोग निकल आए उनकी मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत जाग उठे। जो अब बहुत से लोग मुखालफ हो चुके हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के बाद तो एक बड़ी मेजॉरिटी जो है वो उनको डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन फिर भी एक लंबी एसोसिएशन तो होती है ना जी, उसको आदमी बर्दाश्त भी करता है, सोचता भी है, कभी कभी जवाब भी तलाश करता है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि हमें स्पेस दी जाए। मेरी खुद उनसे बात हुई, वो यही कह रहे थे कि भाई हमें, आप तो कराची में रहे हैं इतना अरसा, आप तो समझते हैं यहाँ की सूरत हाल क्या है। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये प्लान B है, C भी कहता हूँ एक महीनों में। C इस महीनों में कि पहला प्लान 246 का था कि लोग इतने खिलाफ हो चुके हैं अल्ताफ़ हुसैन के कि जब यहाँ इलेक्शन होगा MKM का तो MKM हार जाएगी, और जब हार जाएगी केस बदल जाएगा। वो ऐसा हुआ नहीं। 246 में वो एक फेलियर था। दूसरा प्लान मुस्तफ़ा कमाल का था। यानी मुस्तफ़ा कमाल का प्लान ये था कि लोगों को अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ विद इन पार्टी को एक ग्रुप खड़ा किया जाए जो उसके ख़िलाफ़ बोले और एक नई पार्टी तश्कील दे। आफाक से डिफरेंट ये इस तरह था कि वो नज़र आ रहा था कि एजेंसियों ने कराया, ये नज़र नहीं आने की कोशिश की गई थी। तीसरा प्लान ये हुआ कि नहीं भी ये तरीका भी ठीक नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन को कुछ ना को उसको एक तरह से कहा कि वो लीडर है ठीक है लेकिन बीमार है, इस वक्त हमसे उनका ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, इस पॉलिसी को हमारे जो स्टेट है, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वो मान नहीं रहे। ख़ासतौर पर पंजाब की रायनामा कहती है कि ऐसे गद्दार शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ जब तक आप उसकी नफ़ी नहीं करते टोटल, आपको हम सही नहीं मान सकते। अच्छा, ये हम यहाँ बैठ के सोचते हैं, वहाँ बैठ के जो बंदे कराची में सोचते हैं वो ज़रा और तरह सोचते हैं। वो इस सिचुएशन में लिव कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा है कि सिचुएशन क्या है। देखिए, अल्ताफ़ अब पाकिस्तान की सियासत में वापस आने का नहीं, ये नज़र आ रहा है साफ। लेकिन इसका मेथडोलॉजी अगर ख़राब की गई तो कहीं वो दोबारा जड़े ना पकड़ ले। इस बात का एहतमाम करना पड़ेगा और इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि इसको कैसे देखना है। अब उसने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कायद कहता रहा, फिर उससे बानी कहता रहा,
फिर अल्ताफ़ भाई वो कहते थे, भाई ने ये कहा कहते थे, अब वो अल्ताफ़ साहब पे आया, बल्कि 2-3 बार तो अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा, इस ज़बान में भी उन्होंने बात की। मेरा ख्याल फ़ारूक सत्तार इससे आगे अभी जाने की उनसे आप तवक्को ना करें। इस काम के लिए मुस्तफ़ा कमाल काफ़ी हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। उधर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं साहब ये तो मिले हुए हैं, इनका तो एतबार कोई नहीं है। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कता ताल्लुकी का जो ऐलान किया गया वो भी जो है वो भी ऐसे ये इनके राब्ते हैं, ये हैं कुछ जो भी हैं, कहा जाता है। बस स्टेट मशीनरी को तो सब पता होगा ना कितने राब्ते हैं, कितने राब्ते नहीं हैं और कितने राब्ते रखना चाहते हैं। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये तय किया है कि वो इस बात का मुतालबा नहीं करेगी कि अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान भेजा जाए, यानी हमारे उनके खिलाफ मुकदमात हैं और बरतानिया की हुकूमत उनको हमें हैंड ओवर करे, ये मुतालबा नहीं करेंगे। लीगल हिच भी हो गए और कौन इस मुसीबत को पाले जी कि उनको यहाँ लाएं और यहाँ मुकदमा चलाएं। वो कहते हैं ये सबूत हमने फराहम कर दिए हैं, फराहम कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ वहाँ कार्रवाई करो। तो लगता है लंदन में भी उनके गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। आप उनके जो साथी हैं वो भी कुछ बचते बचाते हैं कि कोशिश में लगे रहते हैं और करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्सपोज हो रही हैं, एक्सपोज हो जाएंगी। बरतानिया के लिए भी उनकी मदद करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं साथ। अपने बंदों को वो छोड़ता नहीं, डिच नहीं करता। बरतानी बड़ी काया चीज़ है जी, ऐसे नहीं उन्होंने दुनिया पे हुकूमत की थी, दुनिया का साम्राज्य ऐसे नहीं बना हुआ था, यही सूरत हाल थी। अच्छा, उधर दूसरा नक्शा ये पैदा हुआ है कि हमारे यहाँ सऊदी वज़ीर दफ़ा आए हैं। सऊदी वज़ीर दफ़ा जो मोहम्मद बिन सुल्तान हैं, जो शाह सुल्तान के मोहम्मद बिन सलमान हैं और शाह सलमान के बेटे हैं, दोइम वली है दोइम है, बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक हैं। तो नवाज शरीफ ने उनका कहा थी कि हम सऊदी अरब को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे जी, और हर मुश्किल वक्त में उनका साथ भी देंगे और जो कुछ हमसे होगा उस सूरत हाल में हम करेंगे। ये एक लिहाज से एक अस्करी क़यादत भी मौजूद थी जब शाइया दिया गया। एक लिहाज से सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात की बहाली और पुख्तगी का एक नया अहद है। मोहम्मद बिन सलमान की आमद जो है ना, ये इंपॉर्टेंट वाक़या है और यही समझें कि शाह सलमान खुद आ गए हैं, यानी इससे कम नहीं गिना जा सकता। और जिस तरह की फ़ॉरेन पॉलिसी वो इख्तियार किए हुए हैं उससे बहुत सी बातें जो है मुतरश्शे होती हैं। इस वक्त तुर्की का स्टांस, पाकिस्तान का स्टांस, सऊदी अरब का स्टांस कहा जा रहा है कि वन पेज होगा और ईरान, कोशिश ये की जा रही है कि ईरान इससे निकले नहीं, तुर्की इस बात की कोशिश कर रहा है। अच्छा, बड़ी पॉलिटिक्स बदल रही है सारे इस खित्ते की जी। तुर्की जो था वो अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू के करीब था, जो सऊदी भी था कि बशार अल असद को जाना चाहिए। अच्छा, वो मदद भी बागियों के खिलाफ, दाइश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन कुछ बागियों की मदद कर रहे थे, नसरा वगैरह की, जो साबिक अल-कायदा है। अजीब व गरीब सिचुएशन दुनिया की। अब तुर्की जो है वो पुतिन के साथ मुलाकात के बाद अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़रा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को भी ऑन बोर्ड ला रहे हैं। मशरक़ वस्ता की सारी सूरत हाल का बहुत सा इन्हिसार जो है तुर्की की प्रेजेंट सिचुएशन से है। जो बाइडन भी गए हैं तुर्की में, तुर्की कह रहा है साफ कि जी जो बगावत हुई है, फतेहुल्लाह गुलन का नाम ले रहा है, लेकिन कह रहा है कि CIA ने करवाई। असल बात जो है अमरीकी समझ गए हैं कि इल्ज़ाम हम पे लग रहा है, नाम फतेहुल्लाह गुलन का है। और जो ये लोग वहाँ नफूज किए हुए थे, फतेहुल्लाह गुलन के लोग दीनदार लोग हैं लेकिन नफूज किए हुए थे, और उन्होंने महसूस किया अगर कोई तैयब अर्दवान के बारे में तो उन्होंने रिजेक्ट किया है। लेकिन अब हमारे हम वो लोग हैं, तैयब अर्दवान इतने खुशकिस्मत हैं कि अरबकान के साथ थे हम लोग, जो असल पार्टी सादत पार्टी थी। हमने अरबकान के मुकाबले में जब इन्होंने बगावत की तो इनका साथ दिया, अर्दवान का साथ दिया कि शायद इसी तरीके से इस्लाम जो है वो अपनी शक्ल, बेहतर शक्ल में यहाँ नाफज हो जाए। अब जब उनकी लड़ाई फतेहुल्लाह गुलन से हुई हो कि नज़रियाती तौर पर बहुत बड़ा मुसलमानों में एक असर रखता है, तो हम तैयब अर्दवान के साथ हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती उस समझिए उस शख्स की है, या उसकी क्रिस्मा है, या क्रेडिट जाता है उसको कि इसके बावजूद कि बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी टक्कर हुई नज़रियाती तौर पर, जो बहुत मजबूत है। शायद अरबकान भी उनसे मजबूत तर था और फतेहुल्लाह गुलन भी कम मजबूत नहीं, ज़्यादा ही मजबूत होगा, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं। और वो पैगाम बहरहाल सऊदी वज़ीर आज़म की आमद जहाँ एक लिहाज से अहम भी थी, हमने उस पर बहुत सी बातें भी की और कहा भी। और अभी नवाज शरीफ शायद CPEC पर और एक्सपो किसी का समिट का आगाज़ करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि अहम ऐलान करेंगे और कुछ खासी चीज़ें जो हैं वो उसमें अनाउंस भी करेंगे और सामने भी आएंगी क्या किया जा रहा है, कैसे होगा। और अच्छा, एक बयान असफंजार वली का है कि मैं मरते दम तक अफगानी रहूँगा। पहले तो कभी अफगानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, आपने पख्तून का किया है। ये हमें मालूम है कि आपके दादा जलालाबाद में दफन थे, और ये हमें मालूम है कि अगर तालिबान मदद ना करते तो आपके वो भगोड़े जो वहाँ मौजूद थे वो सारे के सारे मारे जाते। हमें यह भी मालूम है कि जनरल क्या नाम था, शरोफ जो था मरी, शेर मोहम्मद मरी,
वो जब जलालाबाद में उसको घेर लिया गया तो पाकिस्तान के सफारत खाने ने कहा, हालांकि पाकिस्तान से बगावत करके गया हुआ था, उन्होंने कहा हमारा शहरी है, इसकी हिफाजत की जाए। उसकी हिफाजत की गई। उससे पूछा कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा दिल्ली, इलाज कराना है पहले मैंने। दिल्ली पर जब देख लियो कहा तो वापस आया, और मैंने उसकी आखिरी शामें कराची में देखी हैं, जिस तरह गुजरती थी मैंने देखी है अपनी आंखों के साथ। वो 12 साल जो गुरिल्ला जंग लड़ता रहा था, उससे क्या हाल, अपना वतन। अब वो कहता मैं अफगानी, चले जी आप अफगानी हैं, क्या मदद की अफगानों की आपकी? अफगानिस्तान पर जब हमला हुआ रूस का तो आप रूसियों के साथ थे, जब अमेरिका ने बमबारी की आप अमेरिकियों के साथ थे, और अब आपको अफगानी याद आ गए। कहते हैं यहाँ जो आए हुए उनको वापस न जाने दो, ये उनकी तौहीन है। ये मेहमान आए थे नहीं, अब इसको शहरी बना के रखो। यही लड़ाई जो देखिए ये एक नया फिनोमेना पैदा हो रहा है, एक पख्तून असबियत पैदा हो रही है। और यही वो हमारे जो अचकजई हैं वो भी उन्हीं का भी ये प्रॉब्लम है कि गोया अब उनको वोटर बनाना चाहते हैं अपना, कि गोया उनको पाकिस्तान, उन्होंने कहा इनके जिनको नादरा ने कहा है कि जिनके मनसूख किए कार्ड, उनके बाप दादा यहाँ रहते थे। अच्छा ये होगा, ठीक होगा, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं वो अफगानियों की अगर औलाद से हैं तो उनके बाप दादा यहाँ। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये प्रोसेस चलता रहा है हिजरत का। जी कितने लोग हैं जो पासपोर्ट फाड़ कर कराची की आबादियों में गुम हो गए हैं? कितने हैं? सैकड़ों नहीं है, हजारों नहीं, लाखों हैं। कि कोई 51 के बाद किसी का पाकिस्तान में आना जायज ही नहीं था, वैसे शहरी बन सकता ही नहीं था। अंदाजा लगा लिए कितने लोग आए। वो नौकरियां करते हैं जिनकी सनदें 64, 65 की लखनऊ यूनिवर्सिटी से किसी और यूनिवर्सिटी से थी, हमारे दोस्तों में शामिल थे। ऐसी क्या कहानी है? पाकिस्तान ने इतने लोगों को, कितने बंगाली हैं जो यहां रह गए, वो तो ठीक है, वो जो वापस फिर आए कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ने उसको एडजस्ट किया क्योंकि बंगाली थे, बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा था। बेशुमार ईरान के कितने लोग आते जाते रहते हैं, अफगानिस्तान से भी आए हैं। इस मसले को आपको फेस करना पड़ेगा और आसानी के साथ नहीं कह सकते कि ये गैर मुल्की उनको निकाल दिया जाए। उनके किन किन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो सियासत असफंजार वली या अब्दुल समद अचकजई कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बिल्कुल किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी ज़बानें अब खुली हैं, अमेरिका का आपने साथ दिया, रूस का आपने साथ दिया, उनकी पटाई कराई, कहते हमने उनको बुलाया था। अब उनको जब मुश्किल वक्त आया है तो हम उन्हें कह रहे हैं कि आपके लिए सरजमीन तंग है। भाई कब बुलाया था आपने? यानी बता तो दो ना, आपने कब बुलाया था? आप अपना ज़रा कच्चा छटा बयान करें कि आपने कब उसको ये सूरत पैदा की थी कि आपने उनको दावत दी। आप तो हमेशा उसके खिलाफ बोलते रहे, आप तो उनको तालिबान कहते रहे। अब आपको याद आ रहे हैं कि अफगानी है और आप भी अफगानी हैं, पख्तून हैं आप और पाकिस्तानी पख्तून हैं आप, इसमें शक नहीं है। कोई आपके बड़ जलालाबाद में दफन है दादा आपके, हमें पता है। हम बार बार ताना नहीं देते, वली खान की पार्टी बैन हुई थी, हम ताना नहीं देते, लेकिन आपको ताना जरूर देते हैं कि आप अमेरिका के आने के बाद अमेरिका के हामी कैसे हो गए थे, और रूस की आमद के बाद रूस के हामी कैसे हो। आप अफगानों के दोस्त कहाँ से हो गए? जब हुए थे जब बताइएगा कि आपने फलां तौर पे अफगानों की। उन्होंने कहा ये फौजी जो अदालतों का घूंट आखिरी बार पिया है, पहली बार पिया है, आइंदा भी पीना पड़ेगा तो आप जरूर पिएंगे। आपकी ताकत का हमें अंदाज़ा है, कुव्वत का भी अंदाज़ा है कितनी कुव्वत है, लेकिन ये गलत। उधर इमरान खान जी वो 3 दिसंबर उन्होंने टारगेट दिया है। चौधरी बरादरान से भी राब्ते हैं, ताहरुल कादी से भी राब्ते हो रहे हैं। ताहरुल कादी का अपना फिनोमिना है। कल वो उन्होंने एक मार्च थी वो पोस्टपोन की, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ समझ नहीं आता कि अभी उनका क्या नीयत है, क्या इरादा है, क्या नहीं है। और ये भी जो रैली है इमरान खान की गुजरांवाला से चलनी थी, अब सिर्फ शाहदरा से चलेगी और मारोट पे ख़त्म होगी। क्या इनकी तवक्कुआत हैं, लेकिन ये राब्ते कर रहे हैं और तमाम पार्टियों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से। अच्छा, अब नवाज शरीफ ने कोई 22 MNAs नॉमिनेट किए हैं, पार्लियामेंटेरियन नॉमिनेट किए हैं, और नाम भी है कि कौन किस मुल्क में जाएगा, कौन किस मुल्क में जाएगा, कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वो कश्मीर के इशू को जो है ताज़ा करें, जिंदा करें। अच्छा, उस पर इंडिया अब आया जनाब के ये 2 तरफा इशू है, इसको आलमी न बनाया जाए। अरे कल तक तो 2 तरफा भी मान रहा था, कह रहा था सिर्फ हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात करेंगे, कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, कश्मीर हमारा आइन में हमारा इंटरनल मसला है। अब 2 तरफा मसला तो मान रहे हो ना, मान लोगे कि ये आलमी मसला है, उसको अंदाजा हो रहा है कि इसको आलमी तौर पर रिकग्नाइज किया जा रहा है। वो हद से आगे बढ़े हैं, बल्कि बलूचिस्तान में आकर भी अफवाद बकी हैं, उन्होंने बातें दूसरी की हैं। अब उन्हें फेस करना चाहिए और पाकिस्तान को डट जाना चाहिए। ये 22 रुकनी वफद, मैंने उसका स्टडी भी किया है, देखा है कौन लोग कहाँ जा रहे हैं। इसको ज़्यादा मेरा ख्याल में बेहतरी तौर पर बनाने की ज़रूरत है। कोई स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड में
कुछ ठीक भी है, मुशाहिद हुसैन को अमेरिका भेजा है, कुछ जिनको लंदन अमेरिका अहम जगहों पर भेजा, ठीक लोग हैं, वो ठीक तौर पे हमारा केस प्लीड कर सकते हैं। हमें इन लोगों को भेजना भी चाहिए और करना भी चाहिए। और वो एक MJ अकबर है, हमारे बहुत से लोगों का बड़ा फेवरेट है जी, दोस्ती भी है उनकी हमारे बहुत से लोगों, नाम नहीं लूँगा, हमारे बड़े सीनियर दोस्तों के दोस्त हैं वो, और वो बड़े पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी 22 लोग जो हैं 22,000 मरतबा ही पता नहीं कुछ करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये करते हैं। अब यार तू इंडिया की उस क्लास में है जिसका कोई ऑर्थर नहीं होता, जिसका ना कोई मज़हब होता है, ना बैकग्राउंड होती है, ना कोई कल्चर, एक ग्लोबल, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता MJ अकबर के बारे में, लेकिन ये उसका आर्टिकल पढ़ के मुझे कोई खुशी नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा। ये हैं जी आज की बड़ी खबरें, बाकी बस छोटी मोटी तो बहुत हैं लेकिन बड़ी खबरें हैं। सही नाज़रीन, आज की अहम खबरें हमने डिस्कस देख लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे तो अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और अब शामिल करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट इनसाइड। जी मीर साहब, आज कौन कौन से आज ये एक आर्टिकल पहला जो है ये मोना अल तहावी का आर्टिकल है, अंग्रेजी में है, और व्हेन इजिप्ट गोज़ टू द बीच। आजकल मसला पैदा हुआ है कि एक वो बुरकीनी चीज़ हमने कभी सुना नहीं, समझ चल छोटा मोटा बुरका होता होगा, पता चला कि ये नहाने का वो लिबास है जिसमें सर डांप के, चेहरा खुला छोड़ के, बाजू खुला छोड़ के, पूरा पहन के वो औरतें नहाती हैं, जो मुसलमान औरतें, मॉडर्न मुसलमान औरतें हैं। मॉडर्न में इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ तो कौन कंजर्वेटिव कहाँ नहाने के लिए बीचेज़ में जाती होंगी बेचारी, तो वो नहाने के लिए उन्होंने अपना लिबास वज़ा कर रखा है बजाय इसके। तो अब वहाँ सवाल हो गया कि वहाँ एक वाक़या भी पेश आया था कि वहाँ पाबंदी थी एक जगह पे, पिकनी आप नहीं बिकनी पे जा सकते, बुरकीनी नहीं पहन सकते। तो वहाँ एक पुलिस ने एक औरत की ना बुरकीनी उतारी, वो उतार रही है, वो वीडियो बना ली, किसी ने ऑन एयर चली गई, हंगामा भी हुआ उस पर कि ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, केस जीत लिया, उन्होंने कहा नहीं बुरकीनी पहना जायज़ है, कोई इसमें ऐसी खराबी की बात नहीं। अब ये अपने ज़माने का मिस्र याद करती है ये लड़की जो है, अब लड़की तो नहीं है, सन 70 की 75 की बातें करती है, जब ये गई तो अब क्या होगी। लेकिन बहरहाल माँ बाप डॉक्टरेट करने, मेडिसिन में PhD करने लंदन गए थे, उससे पहले अपना बचपन याद करती है कि हम साहिल पे जाते थे तो क्या हाल होता था, और किस तरह लोग जो थे, का तसव्वुर नहीं था, कोई बिकनी का तो खैर कोई जिक्र नहीं होता था। उसने कहा कि वो ये था कि वो जनूबी सराय सीना के वो जनूब में जो सुएज़ के इस तरफ बहरा अहमर के साथ का साहिल है, वहाँ कल्चर ज़रा ऐसा था, फ़लाँ जगह का ऐसा था। अब जो नॉर्थ का इलाका है जिसे साहिल कहते हैं, साहिल होता है, वो बीच को वो साहिल ही कहते होंगे अरबी में ना, तो वो उन सारे इलाके का नाम साहिल पड़ गया। जैसे वैसे सारे उस इलाके का शुमाली अफ्रीका का नाम मगरब है। वो यानी कि जो लफ्ज़ बनते हैं वैसे ना अमेरिका में अगर वेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वेस्टर्न कोस्ट और वहाँ वेस्ट की वाइल्ड वेस्ट एक पूरी लाइफ फिल्में बड़ी लोगों को याद आ जाती हैं। तो बहर वो तो एक साहिल पे कहते हैं। अब वो मैं उतने अरसे जब गई थी तो बड़ी सूरत हाल थी कंजर्वेटिव। 3 अशरों में ये कंजर्वेटिव कुछ ज़्यादा फैल गए हैं, बढ़ गए हैं जी। और औरत की मॉडेस्टी पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बड़ी एतराज़ है उसको। औरत की मॉडेस्टी का तर्जुमा मैं नहीं करता, औरत की मॉडेस्टी पर भी बड़ा जोर दिया जाता है। और उन्होंने कहा मैंने भी 9 साल हिजाब पहना है, कोई बात तो नहीं है। फिर मैं अपने माँ बाप के साथ लंदन चली गई थी, यहाँ वो PhD करने गए थे। और हम जब सिकंदरिया से जाते, ज़रा जब काहिरा से तंग आते, सिकंदरिया जाते थे हम, अलेक्जेंड्रिया, वहाँ बीच पे हम देखते थे। लेकिन ये है कि मेरे साथ मेरी एक खाला होती थी और एक भाई होता था। खाला 4 साल बड़ी थी। वो खाला जो 3-4 साल बड़ी होती हैं वो तो बहनों की तरह होती हैं। तो वो पुरानी बातें मज़े से याद करती है। 2013 में वापस आई ये। तो कहती है वो हम उस साहिल पे जो बहरा अहमर के साथ था, जहाँ शीश भी पी जाती थी, यानी कुछ आज़ादियाँ थीं, तो वहाँ तो चले जाते थे। लेकिन जहाँ नहीं, ये महंगा अलीटिस्ट कहलाता था, ये ज़रा महंगा इलाका था। तो लेकिन अगर मैं किसी ने दावत दी तो हम चले गए। वो गेटेड बीच है वहाँ लेकिन वो ख़ास है पहली रेत और नीला समुंदर और ये, और फिर वो लड़कियाँ जी आईं उसमें ये। फिर अब तो वहाँ देखिए बुरकीनी वाली भी मौजूद हैं और बिकनी वाली भी हैं और 1 पीस वाली भी हैं। 1 पीस स्विमिंग सूट जो है वो ज़रा ज़्यादा कुछ मोहताज सा सूट हो गया। तो सब मौजूद हैं। और तुर्की कितना बदल रहा है, अच्छा हो रहा है जी, और वगैरह वगैरह। तो ये आज के तुर्की को याद कर रही हैं। तो मुझे भी समझ आ रही है कि तुर्की है। उन्होंने कहा जो 3 साल में वो बड़ा कंजर्वेटिव हो गया था। वो ये जो अखबार फैल गए थे ना, छा गए थे, हाँ उसका जिक्र कर रही है। लेकिन मज़े से उसने जिक्र किया है बेचारी सीधी तरह। उसमें एक तरफ क्या कि जब हम लेटे हुए थे रात को ऊँटों के लिए सोनी थी, सुबह तो वहाँ थे, तो सुबह के वक्त अचानक अजान हुई। मुल्ला वॉज बार्किंग हिज वे थ्रू
मॉस्क, अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता, कावर जी ने यहाँ लिख दिया था इस तरह का लफ्ज़, तो अंजाम उसको देखना पड़ा था। पहला जो भी है मिस्र की है, मिस्र जाने, मिस्र के लोग जाने। अच्छा, खुर्शीद नदीम साहब लिखा कि महाजर अब क्या करें। हमारे दानिश्वर आप तज्जिया कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। भाई करेंगे वही जो उन्हें करना चाहिए। उन्होंने कहा जब मौलाना मौदूदी का, हालांकि ये अब इतने ज़्यादा कायल भी नहीं रहे, कि कॉल नकल किया उन्होंने किसी और हवाले से था कि जब बाढ़ खुद खेत को खाने लगे तो खेत को कौन बचा सकता है। उन्होंने खैर गालबन अयूब खान के ज़माने में कहा था, लेकिन आज के कॉन्टेस्ट में उन्होंने कहा कि बात बड़ी सच्ची है। और सूरत हाल ये है कि ये उन्होंने खुद सारी सूरत हाल पैदा की है वहाँ के लोगों में। और वरना जब कराची बना था तो उसकी फ़ज़ाओं में मोहब्बत और मरहम जो था अल्लाह ने रख दिया था लोगों के दिलों पे। मुझे उस ज़माने के लोग सुनाते हैं, ये काजी असलम वगैरह जो बताते हैं, कहता है यार मजाक में करते हैं, जब हमारे सारे दोस्त बैठे होते हैं, महाजर भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, अच्छी फ़ज़ा भी वहाँ है। कहना यार भाई हमारी माएँ हमें पराठे बना के देती थी, इतने इतने छाबों में डालकर हम रख के लेके जाते थे, और गाड़ियों पर तुम लोग आते थे ना महाजरों, उस छेड़ते उनको तुम्हें खिलाने के लिए, अब तुम हमारे खिलाफ हो गए हो, हंसते हंसते कहते थे। ये फ़ज़ा अच्छी फ़ज़ा थी। लेकिन बाद में फिर जो वहाँ सूरत हाल पैदा हुई वो क्या हुई क्या नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि हिजरत बहुत बड़ा हादसा होता है। और उस पर हदीस भी नकल की कि जब जहाद का हुक्म हुआ तो उसकी वजह ये बयान की गई कि तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया गया था। अच्छा, हिजरत बड़ी दुख की बात होती है, इसमें से ये रिजल्ट निकाला, ये नहीं है कि आप उनके खिलाफ हो जाए जिन्होंने निकाला है, या उनके खिलाफ क्यों हुए जहाँ आप हैं। फिर ये महाजरों का मसला बहुत सारा, उन्होंने कहा कि एक तो ये कि उनकी तत्हीर की जाए, उनमें से गलत लोग निकाले जाएँ जैसे फ़रूक सत्तार कर रहा है। दूसरा ये है कि उन्हें किसी नए नाम से आएँ जैसे मुस्तफ़ा कमाल कर रहा है। और तीसरा इनका ऑप्शन ये है कि किसी मेन स्ट्रीम में वापस चले जाएँ, और वही एक बेहतर काम है जो पाकिस्तान के लिए, यहाँ के लिए मेरा ख्याल में अभी मुश्किल काम है। ये टू मच एक्सपेक्ट करने वाली बात है। आइडियलिज्म और चीज़ होती है, लेकिन सूरत हाल क्या है वो अपनी कहानी आप सुनाती है। इसी तरह जी एक खाकवानी ने कि महाजर कौमियत और महरूमियत का इशू लिखा है। कराची के लोगों में मायूसियाँ और महरूमियाँ भी हैं। अच्छा, इन महरूमियाँ मायूसियों पर वो अलग लिखना चाहते हैं, और मैं भी उसका इंतज़ार करूँगा क्या लिखते हैं। उन्होंने कहा मेरे 7 पुश्तों में कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं है, लेकिन उर्दू स्पीकिंग को वहाँ महरूमियाँ। और देखिए ये एक अजीबोगरीब फिनोमेना था। जब ये लोग आए थे ना जी, पहला फिनोमेना तो ये हुआ कि असल कराची का बशिंदा जो है वो रेड इंडियन बन गया। आज भी पीपल्स पार्टी को वोट देता लियारी का। वो लियारी का आदमी कौन है? वही है ना जो कराची के बेचारे सैनमाओं में कहीं छोटी मोटी नौकरियां करते थे। कराची वहीं तक महदूद था ना जी। और ये कहा गया था कि बाबाए कौम को एक ब्यूरोक्रेट ने कराची से बाहर एक वीरान टीले पर दफन कर दिया। और आज मज़ार कायद शहर का सेंटर नहीं है बल्कि शुरू है, आगाज है। उस जमाने में शहर से बाहर था वो। तो जो असल कराची था, असल कराची के बचिंदे पर हम सिमट गए। फिर मैं ये भी छेड़ा करता था अपने दोस्तों को कि भाई सरहद के उस पार से आने वाले तो मुकामी हो गए, कराची के बशिंदे हो गए, और मुल्क के अंदर से दूसरे शमाल से आने वाले जो हैं वो क्या हो गए, वो गैर हो गए। तो अपने बड़ी बहसें भी वहाँ हुई हैं। और ये इतनी सख्त फजा के बावजूद बड़ी बहसें हुआ करती थी। और मैं वो अब दोहराना नहीं चाहता इन दिनों में। और जो कहना था मैंने, अल्लाह का शुक्र है वहाँ जितनी गुंजाइश थी, लेकिन इसमें शक नहीं है कि चीज़ों में मार भी खाई उन्होंने। अच्छा, उनकी पहली टसल जो थी वो मकामी सिंधियों के साथ पैदा हुई। फिर ये है कि वो कैसे पंजाब के बारे में कैसे पैदा हुई, ब्यूरोक्रेसी का चक्कर था सारा ये। ब्यूरोक्रेसी में सारी पहले महाजर ब्यूरोक्रेसी थी, फिर पंजाबी ब्यूरोक्रेसी भी आई। तो क्या रिजल्ट निकले, कैसे गया, क्या पैदा हुआ, कोटा ख़त्म किया जाए। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं कहना, असल में जामशोरो यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। जामशोरो यूनिवर्सिटी हैदराबाद, या वहाँ कहते 3 यूनिवर्सिटी हैं। असल में जामशोरो यूनिवर्सिटी हैदराबाद के लिए बनाई गई थी। वहाँ ना वहाँ वीराने में यूनिवर्सिटी का क्या मतलब था, इसलिए बनाई गई थी कि यूनिवर्सिटियाँ उस ज़माने में शहर से बाहर, पंजाब यूनिवर्सिटी शहर से बाहर बनाई गई थी। कराची यूनिवर्सिटी शहर से इतनी बाहर थी कि कहा जाता था शहर से 12 मील दूर। तो सारी बातें हैं, यूनिवर्सिटियाँ किस तरह से बनाई गई थी। अब उसको अगर हम और रंग दें कि जामशोरे के बजाय हैदराबाद में ही बनाई जाए, तो बहरहाल अब उसको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जामशोरों यूनिवर्सिटी में मसाइल भी पैदा किए उन लोगों ने, सिंधी कौम परस्तों ने, उसमें कोई शक नहीं है। औरिया ने आज वो यूरोप में घूम रहा है और जगह जगह इकबाल याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि इकबाल जैसा शायर किसी कौम को नसीब हो जाए तो क्या बात है। ठीक है, उसने कहा उसका एक एक लफ्ज़ कुरान के मुताबिक, अगर मेरा एक लफ्ज़ भी उससे हट के हो तो मेरी नामूस का पर्दा चाक कर देना खुदा से। तो इकबाल की मुख्तलिफ शेर भी उन्होंने, यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है। और एक मैं मिसरा वो पढ़ना चाहता हूँ जिसपे उन्होंने कहा, बेकारियो रानियो मैं खारियो फ्लास, क्या कम है फरंगी मदनियत के,
की फतूहात, इस पे उन्होंने हर शेर पे याद करते, हर मौके पर याद करते, मगरब के हर पॉइंट पे खड़े होकर जब उन्हें एक इकबाल का शेर याद आता है तो उन्हें गाइडलाइन मौजूद मिलती है और वो सोचते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत कौम हैं कि हमारे फ़िक्री खमीर में उस शख्स की फ़िक्र शामिल है जो यकीनी तौर पर एक आलमगीर इनकलाब की जो है नौयत देता था। वो ये नहीं था कि इस्लाम के वो एक उसका यूरोप से तसादुम किस बात पे था। अब लंबी बहस हो जाएगी, यहाँ उसकी गुंजाइश नहीं, ना मौका है। मेरे ख्याल में वक्त कम है शायद। आज हारून रशीद साहब का भी आर्टिकल है, उन्होंने भी आज इकबाल को कोट किया है और ये भी बताया है कि अशफाक साहब जो है मिलने गए थे टीपू के मज़ार, कुछ लोग जो होते हैं टीपू का जिक्र किया और सलाहुद्दीन अयूबी का जिक्र किया उन्होंने, इब्राहिम लिंकन का जिक्र किया है। कि आदमी बड़े नस्तलीक नफीस होते हैं, लेकिन जब कौमों की बका के आता है तो फिर लिहाज नहीं किया जाता। ना लिंकन ने लिहाज किया, ना इब्राहिम ने, ना सलाहुद्दीन अयूबी ने किया। बड़ा नर्म मजाज आदमी था, लेकिन एक बस्ती को जब जला देने का हुक्म दिया, उन्होंने कहा मुझे बैतुल मक़दस की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। तो ये आपको अगर तरजीह अव्वल आपके सामने रहे फिर मामला ठीक रहता है। फिर इशफाक साहब की और उनकी मुलाकात, फिर उधर चला गया तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल ये हैं आज के आर्टिकल जी। कुछ और भी थे मेरे पास। नाइला अली ख़ान का आर्टिकल है, ये नवासी है या पोती है शेख अब्दुल्ला की, उमर फारूक की बेटी तो नहीं है शायद हो सकता है कि भांजी हो या कुछ हो, शायद बेटी भी हो, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो थे इन्होंने हमारी सिचुएशन को ख़राब किया है, जो वहाँ कश्मीर में है। लेकिन इंडिया के बारे में इसने खासे सख्त अल्फाज लिखे हैं कि उसके बारे में उन्हें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरह ये सारे मामला जो है ना आगे बढ़ते गए हैं। एक आर्टिकल है, बहुत तेज़ी के साथ मैं इसका जिक्र कर दूँ, जिसमें यह CIA के कुछ सीक्रेट रिवील हुए हैं कि किस तरह ये क्लिंटन को एडवाइस किया करते थे। क्लिंटन इनकी एडवाइस को नज़रअंदाज करता था, फिर वापस भेजता था, इसलिए शायद जल्दी मारा गया। निक्सन के साथ क्या था, निक्सन को सिंजर जो था वो दिया करता था, वो पसंद नहीं करता था CIA के एटीट्यूड को। CIA ने क्या क्या रिपोर्टें दी, कुछ तस्करा है कुछ रिपोर्टों का, कुछ मामलात का भी, वो वापस भेज दिया करता था कि इस पर रीथिंकिंग करो। उन्होंने कहा कि निक्सन को कहा साची जहन, लेकिन उसके बावजूद वो कैसे चलता था क्या। ये भी कहा गया कि सदर जॉनसन ने जब असले को महदूद और पैसे कम देने का ऐलान किया डिफेंस को, तो समुद्र पे खड़े हुए अमेरिकी जहाज़ पे फायरिंग करा दी गई, तो ताकि कहा जाए कि अमेरिका को खतरा है और पैसे देने पड़े उसको। तो इस तरह जो करते रहे उनके बहुत हवाले, अंदर की कहानियाँ उनकी कम जो है तशवीशनाक नहीं है। बस इसी के साथ वक्त लेते हैं। नाज़रीन, एक आर्टिकल्स हमने आज के शामिल किए, ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे तो अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे इनपुट। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे रहमान अज़हर साहब। जी मीर साहब। जी, रहमान अज़हर साहब हमारे पास फ़ोन पर हैं और सज्जाद नसीर साहब जहाँ मौजूद हैं। वैसा बात तो आज असल मसला तो आजकल हमें कराची का ही है मेरा, और बहुत सूरतें हम कर रहे हैं। मेरा ख्याल पहले मैं रहमान अज़हर साहब से पूछता हूँ कि कराची की जो प्रेजेंट सिचुएशन, फ़रूख सत्तार किस मखमसे में फंसा हुआ बेचारा, लेकिन वो उसका ख्याल में लोग ऑफेंड होंगे अगर वो ऑल आउट गया और फ़ौरन हमारी तवक्कुआत हैं कि डिसोशिएट करें। लाहौर में बैठ के हम और पर्सपेक्टिव में देखते हैं, कराची वाले शायद और तरह देखते हैं। रहमान अज़हर साहब से पूछता हूँ कि वो इस सारी सूरत हाल का क्या एनालिसिस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमान अज़हर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है। क्या कराची का कैसे आप देख रहे हैं? फ़रूख सत्तार को भी एक मुश्किल में डाला हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल भी एक दूसरी मुश्किल में पड़े हुए हैं, और हमारी वफाकी हुकूमत भी कह रही है कि बरतानिया से वापस नहीं लेना, वही मुकदमा चलाओ इसके खिलाफ, वगैरह वगैरह। क्या नक्शा क्या बन रहा है हमारा? देखिए सज्जाद मिर साहब, इसमें दो तीन चीजें बड़ी आम है कराची की सूरत हाल में। एक तो ये कि फारूक सत्तार साहब के जो बयानात हैं, जो अभी तक वो कह रहे हैं, उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और लोगों से मुराद ये है कि कराची वाले जो है वो इस मामले को और तरह से देखते हैं, और जो बाकी पाकिस्तान में लोग बैठे हैं वो इस मामले को और तरह से देखते हैं। इसमें मुतहदा की जो हिस्ट्री है, जो मुतहदा की तारीख रही है, उसका बड़ा अमल दखल है। अब देखिए कि ये पहली दफा नहीं है कि इस तरह का वाकया हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, और इस तरह के वाकयात पर हमेशा जो है वो या तो माफी मांग कर या फिर कोई इसी तरह से बात करके कोशिश की जाती है, लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि
आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब देखें, पहले तो लोग इस चीज को मानने को तैयार थे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और जो है वो बताता है इस चीज का मार्जिन देना चाहिए, मगर अभी फारूक सत्तार साहब के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये एपिसोड इतनी दफा रिपीट हो चुकी है कि अब वो शेर आया की तरह लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है, अगर वाकई शेर आ भी रहा है तो ये बड़ा आम है। तीसरी जो चीज है इसमें कराची की सूरत हाल में वो ये कि एक बड़ी कम्युनिटी का मसला है और इस सारी चीज को जोड़ा जा रहा है मुहाजिर कौमियत के साथ, जो कि एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। जिस तरह से कवरेजेस हो रही हैं, जिस तरह से इस सारे मामले को मीडिया भी देख रहा है और ये एक ऐसे मामले के तौर पर उभारा जा रहा है जैसे ये किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि एक कौमियत का मसला है। और ये बड़ा खतरनाक रुझान है पाकिस्तानी सियासत में या किसी भी सियासत में। ये बड़ा खतरनाक रुझान होगा अगर जो है वो इस किस्म का मैसेज मुल्क के सियासी कल्चर में जाता है, जैसे किसी एक कौमियत के हवाले से ये तमाम फैसले होते हैं। तो ये मैं देखता हूँ कि ठीक बात है आपकी, ठीक बात है, डिस्करेज करना होगा जी। ये कौमियत का मसला अगर देखो पैदा तो किया हमने खुद जी, मैं बिल्कुल इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं तो एक तरह का देख रहा था कैसे पैदा हो रहा है और कहाँ मुलाकातें होती हैं और कहाँ पैसे दिए जाते हैं और कहाँ जाता है। वो पूरी तरह आपके काबू में नहीं रहे तो आपको 92 का ऑपरेशन करना पड़ा, पकौल आपके डबल क्रॉस किया उन्होंने कुछ जो भी। लेकिन मसला ये कि इस वक्त क्या हालात हैं। आम मासूम जो पाकिस्तानी है वहाँ का रहने वाला, चाहे वो महाजर हो, चाहे वो कोई ज़ुबान भी बोलता हो, बिहार से आया हो, यूपी से आया हो, हैदराबाद से आया हो, उनकी लड़ाई भी रही हो, गुजराती स्पीकिंग हो, सब हो, तो ये क्या फिनोमेना क्या है ये? देखिए मीर साहब, ये कौमियत का जो मसला है ये फेडरल कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। जहाँ भी फेडरेशन मार्ज़ वजूद में आती है वहाँ सब नेशनैलिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और फेडरल गवर्नमेंट का काम ये होता है कि ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनाए जिससे कि सब नेशनैलिटीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कौमी धारे में सबमर्ज हो जाए। जी, हमारे यहाँ ये जो प्रोसेस है नेशन बिल्डिंग का या इंटीग्रेशन का या नेशनल यूनिटी का, अच्छा वो बरसरे अमल नहीं आया है। और जहाँ ये कोशिश काम हुई नेशनल बिल्डिंग की, ये ज़्यादा हुई है कि कैसे हुक्मरानी करनी है। यहाँ हुक्मरानी का मसला रहा है। बंगालियों को आपने उनका शेयर नहीं दिया, पैरिटी का प्रिंसिपल ले आए वगैरह वगैरह। तो जिसका मतलब है कि इसकी जो परेशानी है या मसला जो है वो पॉलिसीज़ में पनाह है और जिस तरह की पॉलिसीज़ आपने अपनाई हैं। तो कौमियत का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अच्छा सारी दुनिया में होता है जहाँ फेडरेशन होती हैं, जहाँ सोसाइटी प्लूरल होती है। हिंदुस्तान में आइन जो है वो 14 ज़ुबानें जो हैं उसको रिकग्नाइज़ करता है। बॉर्डर्स जो हैं वो एथनिसिटी के बेसिस पे रीडिमार्केट हुए। तो डिपेंड करता है आप किस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनाते हैं और किस तरह सब नेशनैलिटीज़ को कौमी धारे में लाने की कोशिश। हमारी पॉलिसीज़ में परेशानी है और गलती है। अब क्या किया जाए? अब सवाल ये है कि ये मुस्तफा कमाल का दिया जाए? नहीं, ये बड़ा मसला है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का दिया जाए? नहीं, ये बड़ा मसला है। ये उसकी सिम्टम्स हैं जो आप देख रहे हैं। 22 अगस्त को जो हुआ है, अच्छा ये एक तसलसल है जिस तरीके से MQM जो है वो कंडक्ट करती रही है, बिहेव करती रही है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, कई दफ़ा पहले भी हो चुका है। मौसूफ जो हैं हिंदुस्तान में भी जाके तकरीर उन्होंने की थी वगैरह वगैरह। तो इस तरह की और भी आवाज़ें वो हैं। बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट है, लिबरेशन आर्मी है, उसके बाद सिंध में JS सिंध वाले थे, पख्तूनख्वा में आपके असफंद वली यार खान भी कभी कभी आज फिर भी उन्होंने वो अफगान होने का नारा लगा दिया है। तो पाकिस्तान की जो कौमी तशख़्ख़ुस है, अच्छा उसके अंदर रहते हुए गुफ्तगू नहीं हो रही है, डायलॉग नहीं हो रहा है। अब आइन जो है वो आपको एक गवर्नेंस के असूल और ज़वाबित जो है वो मुहैया करता है, लेकिन आपने उस पर कभी अमल नहीं किया है। अब ये MQM वो MQM है जो 1988 से लेके टिल रिसेंटली हर फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, हर सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, और इसने अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो हमेशा उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया है। अब पिछले 5 साल जो ज़रदारी साहब के गुजरे हैं उसमें क्या होता रहा है? रुस गए,
तो बना लिया, तो फिर रहमान मलिक जो है सारी वो उड़ान लगा के वहां गए। नहीं, लेकिन अब क्या करें? लेकिन इस दौर में जी जो मिलिटेंसी आई है और मिलिटेंट विंग्स आए हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी जो है वो बड़ी है। तो वो कैसे बड़ी है? सिंध गवर्नमेंट को नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। आपकी हुकूमत इस्लामाबाद से नहीं हो रही है, आपकी हुकूमत होती है लंदन से। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी लंदन में साइन होता है। जरदारी साहब जो हैं 1 साल से ज़्यादा हो गया मुल्क से बाहर हैं, वो बाहर बैठ के एक जमात को चला रहे हैं। वो ब्रिटिश सिटीज़न होके वहाँ से एक पाकिस्तानी सियासी जमात को चला रहा है। अब आपको ख्याल आया है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहें कि भाई ये बंदा तुम्हारा ब्रिटिश सिटीज़न है तो ये क्या कर रहा है? इनको अब ख्याल आया है। वो तो ब्रिटिश सिटीजन 90s अब जरा सबूत ऐसा मिला है जिस पर जरा बहस नहीं, सबूत तो देखें इस तरह के बयानात जो हमला करने का सबूत मिला ना। नहीं, इस बात का भी इतना नहीं है। तो जरदारी साहब ने नहीं कहा था हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, वो नहीं, मेरा मतलब है आप इस तरह ना करें। फिर मुल्क से चले गए ना। नहीं, एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान खप्पे भी कहा, लेकिन साथ कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, ठीक बात है। फौज को कितनी देर इन्होंने अच्छा, ठीक बात है। अल्ताफ ने कहा कि आप टेक ओवर करें। मैं आता हूं आपकी तरफ। आर्टिकल 6 लगता था, क्यों नहीं लगाया? साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सूली बहस तो सब ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त क्या किया जाए? ये फारूक सत्तार जिस हिकमत अमली पर हैं वो ठीक है या इसको तब्दीली की जरूरत है? देखिए, मैं अभी आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान की जो बाकी जमातें हैं उनको थोड़ा सा इससे अलग रख के देखना होगा। जो सिविरिटी, जो शिद्दत इस बयान की है, इस तरह के बयानात पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी कौमी धारे की जमात है। अगर किसी इदारे के हवाले से बयान देना और होता है, मगर रियासत के हवाले से या रियासत के क़याम की बुनियाद को चैलेंज करना जो है ये मुख्तलिफ बात है। अच्छा, अब जो आपने बात की कि आगे होना क्या चाहिए, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा अपने जज्बात पर काबू रख के इस मामले को फहम और फरासत के साथ हल करने की जरूरत है। एक मैच्योर रिस्पॉन्स देना होगा। एक तो ये कि रियासत को पैगाम देना था कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वो मेरा ख्याल है रियासत ने जब इसके बाद जब ये बयान सुबह आया और उसके बाद शाम को एक्शन हो गया तो वो बड़ी हद तक जो है वो पैगाम चला गया मुतहदा कौमी मूवमेंट को। मगर एक चीज सजाद मिर्जा साहब, पंजाबी की कहावत है, वो कहते हैं कि अगर आप गद्दे से गिरे तो गुस्सा आप कुम्हार पे जो है वो नहीं निकाल सकते। तो मेरा ख्याल है कि हम अभी तक हमारे रिस्पॉन्स में जो हमारा रद्देमल है उसमें ये आ रहा है कि अल्ताफ हुसैन की तरफ से बयानात दिए गए हैं, मगर जो हमारा गुस्सा है वो बहुत हद तक मुतहदा कौमी मूवमेंट पर निकल रहा है। तो हमें ये थोड़ा सा जरा अपने आप स्पेस लेनी चाहिए, एहतियात के साथ संभाल कर ये देखना होगा कि कहीं एक लाइन क्रॉस ना हो। दूसरी बात ये कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे कुछ भी होना हो, चाहे दफ्तर गिराना हो, चाहे कोई और मामला दरपेश हो, मगर ये कि ये सारा का सारा कानून के दायरे में रहकर या कानून को फॉलो करते हुए जो वो होना चाहिए। वरना क्या होगा कि आप एक मतलब फिर से जो है वो मजलूम बना देंगे और फिर इनका जो विक्टिम कार्ड है ये उसी तरह से रहेगा और लोगों की हमदर्दियां भी आप देखेंगे दोबारा से इनके कराची में लोगों की हमदर्दियां वापस आ जाती हैं। अच्छा, वक्त बहुत थोड़ा कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बात ये है जी कि ये कह रहे हैं कानून की बात होनी चाहिए, कानून के दायरे के अंदर रह के हम ना तो आइन की इज्जत करते हैं, ना हम कानून की इज्जत करते हैं, और ना हमने कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जो कि कानून के दायरे। हम सियासी मसलहतों के तहत काम करते हैं। हमने सियासी मसलहतों के जैसे मैंने शुरू में भी कहा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अभी भी आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को संजीदगी से ख़त नहीं लिखेंगे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन का ट्रायल लंदन में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर होता है तो वो तमाम बातें रॉ की भी, मनी लॉन्ड्रिंग की भी, वो सारी बाहर आ जाएंगी जो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है ना इंडियंस अफोर्ड। तो यही कहना है कि ब्रिटिश का लीगल सिस्टम जो भी है वो भी कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं, इंडिपेंडेंट है उनके अपने लोगों के लिए, लेकिन जहां इश्यूज ना अपना वो मुल्क में कत्ल हुआ उसको देख रहे हैं, ना मनी लॉन्ड्रिंग को वो भी वही बंदा इन्वॉल्व है, इसलिए उसका उस पे भी ट्रायल हमारा तो एतबार उठ गया गोरे पर। नहीं, ट्रायल नहीं उठेगा। बड़े आपने मुफादात के हवाले से जमहूरियत और पता नहीं इंसाफ, बहरहाल वक्त हमारा बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल बार बार कहा जा रहा है, तो मेरा ख्याल में आप इजाजत लीजिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। टाइम पर आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।